हिंदुस्तान के खिलाफ लगातार आग उगल रहे पाकिस्तान को अब वहां के लोग ही आईना दिखाने लगे हैं। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एमएलए रहे बलदेव सिंह अब पाकिस्तान छोड़कर हिंदुस्तान आ गए हैं। पंजाब वापस आकर उन्होंने उस कहानी को बयां किया कि आखिर पाकिस्तान में किस तरह अकलियतों पर जुल्म हो रहे हैं। बलदेव कुमार सिंह ने कहा कि इमरान खान अपने वादों पर खरे नहीं उतरे हैं। मैं वहां पर महफूज नहीं था, मेरा परिवार वहां पर महफूज नहीं था। सिर्फ मुझ पर ही नहीं बल्कि सभी हिंदू और सिखों पर भी वहां पर खतरा बना हुआ है। जब मेरे ऊपर जुल्म बढ़ने लगा तो मैं वापस हिंदुस्तान आ गया। आपको बता दें कि बलदेव कुमार सिंह पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा रियासत के बारीकोट रिजर्व सीट से तहरीक इंसाफ से एमएलए रहे हैं, साबिक एमएलए रहे हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तान को बार बार ठोकर खाने की ऐसा लगता है आदत पड़ चुकी है और इस बार फिर पीओके में पाकिस्तान के मजालिम का गुस्सा फूटा है। लेकिन पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान के खिलाफ मोर्चाबंदी में ही पाकिस्तान जुटा हुआ है। एक तरफ जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान दहशतगर्दी को बढ़ावा दे रहा है तो दूसरी ओर पीओके में वो जुल्म की इंतहा कर रहा है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर यानी मकबूजा कश्मीर में तत्तापानी इलाके में जो गुस्सा फूटा हुआ है वो पाकिस्तानी फौज की हैवानियत के खिलाफ है। लोगों ने पाकिस्तानी फौज और पुलिस के खिलाफ आवाज उठाई तो जवानों ने किसी को नहीं बख्शा। और बलदेव सिंह ने खुद बताया है कि पाकिस्तानी फौज हेलीकॉप्टर से फायरिंग करती है, खासतौर से उन इलाकों में जहां पर अकलियती तबके के लोग रहते हैं, चाहे वो हिंदू हो या सिख हो या दूसरे अकलियती तबके। खास मुसलमानों में भी जो अकलियती तबका है अहमदिया, जिनको कि पाकिस्तान मुसलमान ही नहीं मानता, पाकिस्तानी मुसलमान ही नहीं मानते, और भी दूसरे तबके हैं, उन पर भी जुल्म सितम बदस्तूर जारी है। आज मुहर्रम की 10 तारीख है। शिया मुसलमानों पर जो जुल्म सितम, जो यजीदियत पाकिस्तान में होती है वो भी किसी से छिपा नहीं है। सजदे में, नमाज में उनकी मस्जिदों में गोलीबारी की जाती है, उन्हें धमाकों से उड़ा दिया जाता है, उनकी बसें उड़ा दी जाती हैं। तो यह है पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों का, अकलियतों का हाल, और वो हिंदुस्तान को पाठ पढ़ाते हैं। आपने हमेशा देखा होगा टेलीविजन चैनल पर अलग अलग कभी कभी पाकिस्तान से जो जनरल कर्नल साबिक जुड़ते हैं और वहां के कुछ डिफेंस के लोग जुड़ते हैं, वो मुसलमानों को यहां एड्रेस पहले करते हैं कि यहां पर मुसलमानों के साथ जुल्म सितम हो रहा है। वो लिंचिंग की बात करते हैं, वो तमाम तरह की बात करते हैं। लेकिन पाकिस्तान की असलियत क्या है वो आज हम आपको बताएंगे, और जो बलदेव सिंह ने वहां पर इंकशाफ किया है, खुलासा किया है। यह है नया पाकिस्तान इमरान खान का। इस पर मैं बात करूंगा और मेरे साथ बहुत खास मेहमान भी इस पर जुड़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं बलदेव सिंह ने क्या कुछ कहा है, कैसे बयां किए पाकिस्तान की असलियत। वहाँ मेरी जान को खतरा था, मैं यहाँ आ गया इंडिया में। धमकियाँ भी मिलती हैं, सब कुछ मिलता है वहाँ पर, और मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ जो पाकिस्तान में, वहाँ कुछ लाइफ नहीं है। हम लोग बोल नहीं सकते, हकीकत नहीं बोल सकते, क्योंकि MNA MPA सेलेक्ट होके आते हैं, पैसों के थ्रू पे आते हैं। जिस तरह नए पाकिस्तान में ये मसले हैं कि खान साहब कह रहे थे कि हकीकत बोलना, और मेरे अंदाजे के मुताबिक जो पाकिस्तान में आज हकीकत बोलेगा तो वो या पुलिस के हवाले करेंगे या आर्मी के हवाले हो। मेरी मैरिज 2007 होई सी पाकिस्तान ते मैं हम पाकिस्तान वापस नहीं जाना चाहती। मैं चाहनी हूँ कि मैंने इत्थे ही हर कुछ फैसिलिटी मिले तो मैं इत्थे ही रहना चाहनी हूँ, अपने बच्चों का फ्यूचर जो ब्राइट करना चाहनी हूँ। हम सब उधर बोलते हैं कि मुस्लिम हो जाओ, ऐसे ही बोलते हैं। कौन बोलता है वहाँ पे? वही सारे बोलते हैं। क्या चाहते हो आप? यही रहना चाहते हैं। तो इस बच्ची को आपने सुना, यही रहना चाहते हैं। बच्चों का दिल साफ होता है, बच्चे जहां रहते हैं उस माहौल से प्यार करते हैं, उनको बहुत सारी बातों का पता नहीं रहता है। लेकिन ये बच्ची जो बता रही है, और किसकी बच्ची है, साबिक MLA की बेटी है, कोई ऐसे वैसे शख्स की बेटी नहीं है। वो कह रही कि हमें यहीं रहना है। तो आप सोचिए कि उसके मासूम जहन में और दिल पर क्या कुछ बीता होगा या उसने जो देखा होगा। मेरे साथ जो खास पैनल है मैं उनका तारुफ कराना चाहता हूं इस पर बात करने के लिए। मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर गुलरेज शेख साहब जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, RSS के विचारक हैं, और ये हिंदुस्तान के कुछ बाकायदा स्वयंसेवक जो RSS के हैं उनमें से एक हैं। गुलरेज शेख साहब, मैं आपसे बात करूंगा। मेरे साथ संजय के चड्डा साहब इस वक्त स्टूडियो में तशरीफ फरमाए, सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में, और अक्सर मैं इनको सियासी तज्जियाकार के तौर पर भी और आईन के जानकार के तौर पर भी बुलाता हूं। मेरे साथ इस वक्त संजय कुलकर्णी साहब स्टूडियो में तशरीफ फरमा है, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। जो मकबूजा कश्मीर में जुल्म सितम पाकिस्तान ने ढाया है, जो बलूचिस्तान में उनका जुल्म सितम है, जो वहां की अकलियतों पर उनका जुल्म सितम है, उससे वहां के लोग नहीं निमट पा रहे हैं और वो हमें सीख देता है। मेरे साथ इस वक्त
अनिल मिश्रा जी हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, अक्सर मेरे प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं। अनिल जी, आपका भी स्वागत है, खैर मकदम है। मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा डॉक्टर गुलरेश शेख। आप आरएसएस से भी जुड़े रहे हैं, आप स्वयं सेवक हैं बाकायदा। ये पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान अपनी संसद में आरएसएस को एक दिन कोस रहे थे और बता रहे थे कि मुसलमानों पर जो जुल्म सितम और तशद्दुद होता है हिंदुस्तान में, उसके पीछे आरएसएस की आइडियोलॉजी है। और आज उन्हीं इमरान खान की पार्टी का बलदेव सिंह जो सिख है, और वहां पर किस तरह से सिखों के साथ, हिंदुओं के साथ जुल्म सितम हो रहा है, अहमदियों के साथ जुल्म सितम हो रहा है, शियों के साथ जुल्म सितम हो रहा है, उसकी बानगी है, उसकी एक ताजा मिसाल है, उसका प्रतीक है। क्या कहेंगे उनको? देखिए, सबसे पहले तो हमको जहां तक हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो हमको बिल क्लिंटन साहब का वो स्टेटमेंट नहीं भूलना चाहिए कि दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है जिसका नाम पाकिस्तान है, जिसकी कोई नेशनल आर्मी नहीं है। वापस रिपीट कर रहा हूं, उसकी कोई नेशनल आर्मी नहीं है, वहां केवल पंजाबी आर्मी है। तो इट इज अ पंजाबी डोमिनेटेड स्टेट, और वो भी पंजाबी सुन्नी मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री है। बाकी सब जो है वो तो सब एक्स्ट्रास में आते हैं। तो जहां तक अकलियतियों की बात है, चाहे वो क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, अहमदीज हो या सिख हो, उनकी तो हालत खराब ही है, उतनी ही या उससे थोड़ी कम खराब है मुहाजिरों की, बलोचों की, पख्तूनों की। आप एक एक करके आप अब तो सिंधी भी टारगेट होने लगे, चाहे सिंधी मुसलमान हो या सिंधी हिंदू। पंजाबियों से सिंधी भी टारगेट होने लगे हैं, पंजाबी पाकिस्तानियों से। देखिए, पाकिस्तान की फौज में 20% जो भाग है वो है पख्तूनों का, लेकिन अब पख्तूनों में एक रेजिस्टेंस मूवमेंट चल रहा है। और पख्तूनों में क्यों चल रहा है? क्योंकि पख्तूनों के बच्चों को रेडिकलाइज करके, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कैनन फॉडर, वो बनाया पाकिस्तान ने एक जिहाद के नाम पर। पहले अफगानिस्तान उनको भेजा, उसके बाद उनको कश्मीर भेजा, लेकिन अब उनको समझ में आ रहा है कि वी वे मिसयूज्ड बाय द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। अब उनमें भी एक रेजिस्टेंस है। मुहाजिरों की आप बात करें तो एमक्यूएम के जो सर्वोच्च नेता हैं वो तो अल्ताफ भाई तो आ भी नहीं सकते पाकिस्तान में, उनको मार दिया जाएगा। एमक्यूएम को पूरा खत्म कर दिया। फिर जहां तक सिंधियों की बात है, देखिए सिंधी, भारत में भी जो सिंधी है उसकी भाषा आज भी सिंधी है, लिखता भी वो अपनी लिपि में है जो उर्दू से मिलती जुलती है, वो बोलता सिंधी भाषा है। वहां पाकिस्तान में स्कूलों में सिंधी को खत्म करके उनके ऊपर उर्दू डाल दी गई। और दूसरी, यदि हम एथनिसिटीज की बात करें तो बंगाली हुआ या फिर बंगाली, बिहारी, इनको तो बहुत नीचे स्तर पर रखा जाता है। तो पाकिस्तान में जो एक नोशन है, जो झूठा नोशन फैलाया जाता है कि कश्मीर हमारी शय रग है, ये बिल्कुल झूठ है। हमको इस बात को एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, दुनिया के सामने लाना पड़ेगा कि कश्मीर शय रग नहीं है, पाकिस्तान की शय रग उनका पंजाब है। और इसका सबसे बड़ा जो सबूत आया था 1965 की जो जंग हुई थी, जब उन्होंने कश्मीर पे हमला किया था, तो लाल बहादुर बिल्कुल उन मुसलमानों को आप क्या कहना चाहेंगे जिनको इमरान खान एड्रेस करते हैं, खा कि वो बड़े सगीर के मुसलमान हैं, जो कि सुनते हैं उनको भी, वो ये एड्रेस करते हैं कि आरएसएस की आइडियोलॉजी के चलते हिंदुस्तान में मुसलमानों को तंग किया जा रहा है। और ये बलदेव सिंह हो गए, या अहमदिया हो गए, शिया हो गए, हिंदूज हो गए, ये जो चेहरा है पाकिस्तान का, आरएसएस लीडर होने के नाते मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, उनको क्या कहेंगे आप? देखिए, हमको कुछ कहने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि आरएसएस के विषय में पूरी दुनिया जानती है। दुनिया ने अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी फेस देखा है, जो कि खुद प्रचारक रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी का भी देखा है। और अभी जो स्क्रैपिंग ऑफ 370 हुआ, उसमें तो एक अच्छी चीज जो हुई कि भारत को मालूम पड़ गया कि हमारे साथ दुनिया के कौन कौन से मुल्क खड़े रहेंगे। ये एक लिटमस टेस्ट हो गया। और एक तरह से चीन के अलावा पाकिस्तान के साथ कोई भी नहीं खड़ा है, और चीन भी उस प्रकार से नहीं खड़ा जैसा वो चाहता था। चीन ने भी जो सपोर्ट किया, देखिए उन्होंने क्लोज डोर मीटिंग बुलवाई, सिक्योरिटी काउंसिल की ओपन डोर बैठक की बात नहीं की जो पाकिस्तान चाहता था। तो आप सोचिए कि पाकिस्तान तो अलग थलग पड़ चुका है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की तरफ से स्पष्ट बात आ गई कश्मीर के ऊपर कि यह कोई कौम का या उम्मह का मसला नहीं है, ये आपके पॉलिटिकल विषय है। मैं आ रहा हूं संजय, आपके पास आ रहा हूं। गुलरेश शेख साहब, संजय कुलकर्णी साहब, ये वो पाकिस्तान है जो अब मजहब की तो बहुत दूर की बात है, ये इसने अपने 25 साल के अंदर अंदर अपने कयाम के अपने बंगाली मुसलमानों को, बंगाली भाइयों को नहीं बख्शा। संस्कृति के आधार पर, जबान के आधार पर कि उनको अलग होना पड़ा, एक मूवमेंट चलाना पड़ा और बांग्लादेश बनाना पड़ा। तो इनसे आप मजहब के बिना पर
किस हद तक ताउन की या किस हद तक के यकजहती का सोच भी सकते हैं? ऐसे है इमरान, ये एक विडंबना है कि जब पाकिस्तान जब बना तो वो एक मुस्लिम स्टेट बना। अब जब जिया आया तो उसने उसको इस्लामिक स्टेट बनाने की कोशिश की, और जब उसको इस्लामिक स्टेट बनाने की कोशिश की और वहां पे जब पंजाबियों का वो जो है वर्चस्व बनने लगा, उसके बाद दिक्कतें शुरू हुई। अभी आप देखिएगा कि पंजाबियत के साथ साथ अरबियन जो वहाबियत वहां पर है, वो किसी और मजहब को या फिर किसी और फिरके को बर्दाश्त नहीं करती। बिल्कुल, और उसके साथ वो आईएस की जो फिलॉसफी आती है, हाँ, यहाँ पे जो देवबंदी है या बरेलवी है, ये तब भी माना जाए, पर जब वहाबिज्म जो आता है और जब सऊदी से वहाबिज्म आता है और जब वहां से फंड्स आते हैं, तो आपको उनकी आइडियोलॉजी के साथ जुड़ना पड़ता है। आप अगर आज पाकिस्तान में देखें तो आप खुद जाकर देखेंगे कि जिस तरीके से मस्जिदें बनी हैं, जिस तरीके से मदरसे बने हैं, आप देख करके जान जाएंगे कि इतनी गरीब और यहाँ पे इतने बढ़िया बढ़िया मस्जिदें और मदरसे बने हैं, तो वो कहाँ से फंडिंग हो रहा है? बाहर से फंडिंग हो रहा है। वो भी कहाँ से? सऊदी अरेबिया से फंडिंग हो रहा है। अब एक पाकिस्तान की बड़ी जबरदस्त विडंबना है। अब आप देखिएगा, सिंधी है, बलूची है, पंजाबी है, बाकी खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं। अब इन सबको संभालने के लिए उनको बड़ी जबरदस्त दिक्कत आती थी। आपने ठीक जिक्र किया, 1971 में क्या हुआ, बांग्लादेश बन गया। चाहे दोनों मुसलमान थे, पर एक की जुबान बंगाली थी और दूसरे की जुबान पंजाबी थी, उर्दू थी। अब आज की आर्मी, अब सारी दुनिया भर में हर देश की आर्मी होती है, यहाँ आर्मी का देश है, और वो भी आर्मी जिसमें 85% से भी ज्यादा लोग पंजाबी डोमिनेटेड है। ऑफिसर्स में तो ऑलमोस्ट 90% पंजाबी ऑफिसर्स हैं। तो उस माहौल को देखते हुए वो किस तरीके से पाकिस्तान का जो, अगर हम कहें पाकिस्तान की सरकार या इस्लामाबाद या रावलपिंडी या फिर लाहौर, इसके अलावा पाकिस्तान की खुद की सरकार की हुकूमत नहीं चलती। वहां पे ट्राइबल, जैसे अफगानिस्तान में है, अफगानिस्तान में आप देखेंगे कि पश्तून 46% की आबादी वाले पश्तून है, बाकी भी लोग हैं उधर, लेकिन जो इसकी ट्राइबल होने के कारण और एक तरीके से मैं कहूँगा क्लैश है, एक ट्राइबल क्लैश है, वो आइडेंटिटी अपनी ट्राइबल है, दूसरी आइडेंटिटी एक इस्लाम एक के तौर पर है। तो अभी तक वो डिसाइड नहीं कर पाए क्या करना क्या है। बहुत बड़ी बात है। अनिल जी, इमरान खान ज्ञान बांट रहे थे, नेहरू के हिंदुस्तान को, नेहरू के सेकुलरिज्म को याद कर रहे थे, महात्मा गांधी को भी वो याद कर रहे थे। अभी जब बौखलाए थे वो कश्मीर पर, तो सब उनको याद आ रहे थे। लेकिन बलदेव सिंह उनके पाकिस्तान की पोल खोलते हैं कि वो अपने कायदे आजम को, मुबैना कायदे आजम को याद करते हुए कह रहे थे कि हमारा स्टेट तो ऐसा था कि जिसमें कि सारे लोग रह सकते हैं, भले ये मुस्लिम अक्सरियत वाली कंट्री थी लेकिन सबके लिए थी। आज उनके कायदे आजम की उस कॉल का क्या हुआ? वो गांधी जी और नेहरू जी के सेकुलरिज्म को तो याद कर रहे हैं, लेकिन आज उनके कायदे आजम के कॉल का क्या हुआ? देखिए, जो एक देश की या समाज की या गुटों की फिलॉसफी होती है, अगर आप देखें तो उनकी भी फिलॉसफी वही है, पले बढ़े हमारे ही साथ। आज हम अलग जरूर हैं, तो वो सोच या वो उदाहरण एग्जाम्पल तो उनके पास रखे हुए हैं, जिसका आपने जिक्र किया, इमरान कह रहे हैं। लेकिन जो उनकी पिछले, अगर आप, मैं 50 क्या मैं कहूंगा आजादी के बाद से, जैसा अभी कुलकर्णी साहब बता रहे थे कि जो देश का बंटवारा हुआ और जिस तरह से मुस्लिम से लेके इस्लामिक कंट्री और फिर वो इस्लाम के एक तरह से पूरे वर्ल्ड के गुरु बनने का एक प्रयास, हेड बनने का प्रयास जो पाकिस्तान के अंदर शुरू से डेवलप रहा और जिस रास्ते पर वो बढ़े हैं, तो वो सोच उनको कहीं हमसे बहुत दूर ले गई। अगर आज वो हमारी सोच के साथ चले होते तो वो भी फल फूल रहे होते। ज्ञान तो बहुत दे रहे थे। इमरान खान कह रहे थे कि हमें हिंदुस्तान को अपना सेकुलरिज्म याद रखना चाहिए, बस मैं वही ज्ञान दे रहे थे अभी 10-15 दिन पहले। और ये उन्हीं की पार्टी का एमएलए। आप सोचिए, एक लीडर जो कि चुना हुआ लीडर है, एक पॉलिटिशियन जिनका रसूख होता है, कम से कम वो आम लोगों से तो ये मानकर चले कि रसूखदार होते हैं, उनकी ये दुर्गत है पाकिस्तान में, तो बाकी अल्पसंख्यकों की अकलियतों का क्या हाल हो रहा होगा? मैं आपको इसका 2 मिनट में बहुत चीजें क्लियर मैं बोलना चाह रहा था इस चीज को। देखिए, यही तो है कि वो हमारा हथियार, हमारी चीजों को लेकर, हमारी जमीन पर आज तक वो लड़ता चला आया, इसीलिए कहीं
कहीं ना कहीं वो हमसे ज्यादा सफल रहा इस मुद्दे पर। मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारे देश में विडंबना रही, या कहिए हमारी गलती है, या कहिए हमारी सभ्यता थी, हमारे देश की, हमारे समाज की, कि हम अपने इंटरनल मैटर पे किसी की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करते, लेकिन साथ में हम दूसरे के मैटर में कभी दखलंदाजी नहीं करते। ये एक सिद्धांत था, आदर्शवादी सिद्धांत था, जिसको भारत ने हमेशा फॉलो किया। लेकिन मैं इमरान जी आपको बताना चाहता हूं, समय स्थित परिस्थिति, समय के साथ स्थित परिस्थिति बदलती है, सिचुएशन पोजीशन बदलती है। जो मॉडर्न सोसाइटी है, मॉडर्न वर्ल्ड है, इसकी सोच विचारधारा सब कुछ बदल चुकी है, जिसको इमरान या पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं फॉलो किया। हम अपने पुराने स्टैंड पर कायम रहे, जिसका खामियाजा हमको आज तक भुगतना पड़ रहा है। कश्मीर को इंटरनेशनल लेवल पे जाके शुरू से आज तक पटकता पाकिस्तान चला रहा है। पाकिस्तान अपने अंदर की चीजों को कभी नहीं बोला, और कोई क्यों बोलेगा, लेकिन हमारे ऊपर उसकी हमेशा निगाह रही, और हमारी कमियों को वो चिल्ला कर, जैसा आज आप बता रहे हैं कि आज भी इमरान खान गांधी जी को, नेहरू जी को याद दिला रहे हैं, हमको याद दिला रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि हम लोगों से जो गलती हुई तो हुई, लेकिन अब हमें जग जाना चाहिए। हमें समय के साथ पोजीशन और सिचुएशन बदल लेना चाहिए, हमें टारगेट बदल लेना चाहिए। कश्मीर अब कोई इशू नहीं रह गया, कश्मीर में जो होना था वो हो गया, और वो सच हुआ। लेकिन हमारी गलती इतनी रही कि ये जो हम पर उंगली उठाते हैं, अगर आप देखें तो पिछले 50 सालों से बलूचिस्तान की जो दुर्दशा है, जो स्थिति वहां है, मैं समझता हूं शायद वर्ल्ड में शायद ही किसी देश के किसी हिस्से में इतनी हैवानियत या इतना अत्याचार होता है। आप जाके देखें गिलगिस्तान में, आप जाके देखें पीओके में, लेकिन दुर्भाग्य से हमने मतलब हमारी भारत सरकार ने या भारत ने कभी उसकी तरफ आंख नहीं उठाई तो आवाज नहीं लगाई। अगर हम यही शुरू से, लेकिन वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 2014 में आने के बाद लाल किले की फसील से पहला प्राइम मिनिस्टर था जो बलूचिस्तान को याद कर रहा है, बलूचियों को सीधे खिताब कर रहा है। जी, मैं वही बताना चाह रहा हूं कि देखिए, जब अब जाके अगर हमारे मोदी जी करते हैं तो प्रशंसा उनकी होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ इतना बोलने से हमारा काम नहीं होगा कि हम अपने लाल किला से उठाएं। हमें जिस तरह से कश्मीर डिफेंड जो पाकिस्तान करता है, लेकिन सर ये हिम्मत तो आई कम से कम वहां के अल्पसंख्यक यहां पर आकर के अब कम से कम कहने तो लगे, या वो यहां पर आकर सेफ फेस करने लगे, या आवाज यहां के उठाने लगे कि कम से कम उनको ये हिम्मत तो है कि ये सरकार उनका साथ देगी, या उनको यहां से कुछ संबल मिलेगा। एक चीज क्लियर करूं, ये आज नहीं है साहब, ये पहले से, और मोदी जी ने कहीं ना कहीं उसमें बढ़ावा किया है, लोगों का विश्वास जगाया है। लेकिन देखिए, मैं कहना क्या चाह रहा था कि अगर हम भी वर्ल्ड लेवल पर, प्लेटफॉर्म पर, अगर हम वहां की जो सचमुच की स्थिति खराब है, जहां सचमुच भयानक स्थिति है, अगर वहां की आवाज उठाएं तो पाकिस्तान को बिल्कुल उल्टी पोजीशन में ला देंगे। वो अपने बचाव में गिड़गिड़ाता रहेगा, वो अपनी समस्याओं में उलझा रहेगा, वो कश्मीर और 370 भूल जाएगा। लेकिन पाकिस्तान हमेशा ये चालाकी किया है, हमने चूंकि आवाज नहीं उठाई, वो हर जगह कश्मीर और 370 को लेकर पटक कर वो समस्याओं को हमारे देश में फेंकता है। तो हमारा कहना है कि अब हमें जो आज तक 70 साल से वो हमारे ही देश में, हमारी जमीन में घुस के अपनी शर्तों पर हमसे कहीं गुरिल्ला युद्ध कर रहा है, कहीं वर्ल्ड लेवल पर प्लेटफॉर्म पर लड़ाई लड़ा है, हमें अब रणनीति बदलनी पड़ेगी। अब हमें वही अपनी नीति अपनानी होगी। हमें बलूचिस्तान को उजागर करना होगा, हमें सिंध को उजागर करना होगा, गिलगिस्तान को उजागर करनी होगी, सिखों की बात करनी होगी। आप ये सोचें, जिस पाकिस्तान में लाखों कम्युनिटीज की बात करनी, मैं एक लाइन बता रहा हूं, एक लाइन में, जिस पाकिस्तान में आप सोचें लाखों सिख थे, आज वहां के आंकड़े में 20,000 सिख रह गए। कितनी बड़ी बात है, लेकिन आज तक आवाज नहीं उठी। अगर इस तरह की आवाज उठे, इमरान जवाब दे ही नहीं। सिखों ने क़याम पाकिस्तान के बाद भी अपनी जमीन नहीं छोड़ी, बड़े पैमाने पर वो वहां रुके, क्योंकि उनके गुरुद्वारे वहां पर थे, उनकी जमीनें वहां पर थी, और कहीं ना कहीं उनके गुरुओं की वो भूमि रही है। ऐसे में उन्होंने जमीन को छोड़ना मुनासिब नहीं समझा, इस विश्वास के साथ, इस यकीन के साथ कि उन्हें जो दिलाया गया था कि आपका भी पूरा एहतराम होगा। लेकिन आज ये कह सकते हैं, बलदेव सिंह जैसे सबूत हैं जो ये बताते हैं कि सिखों के साथ, हिंदुओं के साथ पाकिस्तान ने क्या किया। हिंदुओं की तो बात ही छोड़ दीजिए, हिंदुओं के बारे में तो कितने हिंदू यहां पर शरण लिए हुए हैं। मुस्लिमों की हालत आप देखिए, बिल्कुल मुस्लिम हो गए, वहां पर अहमदियों को तो वो मुसलमान ही नहीं मानते, और जो जुल्म जबर करते हैं वो भी दुनिया देखती है। मैं आ रहा हूं सर, आ रहा हूं आपके पास। मैं संजय जी के पास जाना चाहूंगा। संजय जी, आप पाकिस्तान कई बार जा चुके हैं, अलग अलग सेमिनार में आप वहां पर गए हैं, लाहौर आप गए हैं, और आपने वहां के लोगों को भी खिताब किया है, और वहां को करीब से आपने देखा है लोगों को भी। मैं पहले तो ये जानना चाहूंगा कानूनी तौर पर भी कि बलदेव सिंह जी ने जो हिंदुस्तान की नागरिकता, शहरियत मांगी है, क्या इतनी आसानी से उन्हें दी जा सकती है? देखिए, या उन्हें, उनके परिवार को? पहले दो चीजें आपने कही, पहले उनकी नागरिकता के बारे में, और दूसरा कि वहाँ के क्या हालात हैं। मैं आपको बताऊं, जब मैं पाकिस्तान गया
था। 2005 में भी मैंने वहाँ पे हाई कोर्ट में और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी गया था इस्लामाबाद में। आप ये देखिए कि वहाँ पे सही में जब ये जो बाबरी मस्जिद ध्वंस का मामला हुआ था, जब गिरी थी, उसके रिपकशन में जब मैं वहां गया था तो मैंने देखा वहां पे कई मंदिर टूटे हुए, बिल्कुल टूटे के टूटे पड़े हुए थे जी। जब हम वहां मंदिर में गए और वहां पे एक पुजारी भी थे, वो स्पेशली आए, हमारे लिए ताला खोला गया, बहुत जर्जर हालत में, बस वो मूर्ति वाली जगह पे थोड़ी साफ सफाई थी, बाकी गंदगी भी बहुत थी। उन्होंने कहा कि मैक्सिमम हमारे जो उनकी हिंदू लोग थे वहां पे, वो तमाम लोग कन्वर्ट अब हो चुके हैं। और इसका एक प्रूफ और भी सबसे बड़ा, सबसे अहम चीज है, जब पाकिस्तान आजाद हुआ था या हम 2 देश बने थे, तब आपको मालूम है कितनी % पॉपुलेशन थी जो नॉन मुस्लिम थी वहां पे? 23% पॉपुलेशन नॉन मुस्लिम थी पाकिस्तान की, और आज सिर्फ 1%, सिर्फ 1% है जो जमीन खा गई कि आसमान निकल गया। मैक्सिमम लोग कन्वर्ट हो गए। वहां पे हिंदुओं से कहीं ज्यादा ईसाई हैं, ईसाई। लेकिन उनका कल्चर ऐसा है कि उनके नाम भी जो हैं वो भी मुस्लिम नेम्स हैं, और तमाम, मैं उस चीज पे नहीं जाना चाहता। लेकिन आप ये देखिए, एक तो बात है इन लोगों का होना, वो लोग वहां पे हैं, और दूसरा है कि किस तरीके से एक क्लैंडस्टाइन तरीके से, बहुत संदेहास्पद तरीके से एक पॉलिसी बनाई हुई है जो कि दिख नहीं रही है लोगों को, कि 25% या 23% से नीचे 1% आ जाना एक प्लानिंग के तहत हो रहा है। ये एक मैं बड़े जिसे कहते हैं ना, जिम्मेवारी से बताना चाहता हूं, ये बहुत प्लानिंग के साथ। ईसाइयों के साथ भी इन्होंने वही किया, ईश निंदा कानून में फंसा कर कईयों को सजाएं दी, ताकि मिशनरी डर के रहें, इमरान साहब मिशनरी घबरा के रहें, मिशनरी घबरा के रहते हैं। और हॉस्पिटल्स बड़े पैमाने पर मिशनरीज चला रही है, आजादी से भी पहले से। अभी जो लाहौर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, सर गंगाराम हॉस्पिटल है उसका नाम, अभी भी है, लेकिन वो पूरा ईसाई कम्युनिटी चला रही है। आप ये देखिए, धीमे धीमे दीमक की तरह इन तमाम जो अकलियतें हैं, इनको रिड्यूस किया गया है वहां पे, उनको कन्वर्ट किया जा रहा है। और ये एक सियासतदान जो है वहां के उसमें इन्वॉल्व हैं, वहां की आर्मी वहां पे। आप जैसे अभी बता रहे थे कि कुलकर्णी साहब बता रहे थे कि वहां की जो सेना है वो बहुत मजबूत है। मैं आपसे बताना चाहता हूं 95% सेना जो है पंजाबियों से भरी हुई है। और आप जाके देखिए कितने बड़े बड़े विशालकाय बंगले हैं उनके। आप मानिए, मैं बता रहा हूं, इतने बड़े बड़े भव्य बंगलों में रहते हैं। एक जिस घर का आदमी डिफेंस में चला गया, वो डिफेंस कॉलोनी में उसको बंगला मिल जाता है और बेहतरीन उनका रहन सहन हो जाता है। और औहदेदार अगर हो गया तो वो तो खैर वो उसका राजा आ रहा हूं सर आपके पास। मैं आपसे भी समझूंगा कि बलदेव सिंह को या इस तरह के लोगों को क्या यहाँ की शहरियत जल्दी मिल सकती है, जो वहां पर इस तरह से जुल्म सितम से सताए हुए परेशान लोग आते हैं, इस पर बात करेंगे। और एक ये मिट्ठू मियां पर बात करेंगे। ये कन्वर्ट कराने में लगा हुआ है मौलाना मिट्ठू मियां, जो हिंदू लड़कियों को उठवाता है और उनको निकाह करवाता है इस्लाम में कन्वर्ट करा के। इसके अलावा सिख लड़कियों के साथ भी इसने यही किया है। और बाकायदा कहा जाता है कि वहां जिसकी भी हुकूमत रहती है, इस तरह के लोगों को उनका पूरा सपोर्ट रहता है। वो हिल भी नहीं सकते, क्योंकि वहां पर ये इस तरह के लोग भी इस कदर हावी हैं कि हुकूमतों को चलने नहीं देंगे।